हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अंतिम टॉपिक होगा। हम लोग इसके पहले देखे थे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मान हम लोग ज्ञात कर लेते थे, लेकिन यही चीज अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ हम लोग इसके मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मान ज्ञात नहीं कर सकते थे। कारण ये होता था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन कंप्लीट नहीं होता था, और जब तक आयोनाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मान ज्ञात नहीं कर सकते थे। तो कोहलार्स ने ये किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और अलग अलग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक पेयर बना दिया, और इस पेयर में या तो केटायन सेम थे या फिर एनायन सेम थे, और उस स्थिति में इनके मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के मानों में इन्होंने अंतर ज्ञात किया, और इस तरह से इन्होंने एक कन्फर्म या फिर एक रिजल्ट प्राप्त किया, और इसी रिजल्ट के आधार पर इन्होंने कोहलार्स लॉ का प्रतिपादन किया। तो इन्होंने जो सेट तैयार किया था, जैसे मान लीजिए एज पर एग्जांपल ये हमने एक सॉल्ट ले लिया, पोटासियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब देखो इस दोनों में केटायन हमारे क्या है, अलग अलग है, एनायन हमारा सेम है। दूसरा सेट ये तैयार कर लिया, मान लो ये हो गया पोटासियम ब्रोमाइड, ये हो गए क्या, सोडियम ब्रोमाइड। तीसरा ये था कि जैसे मान लो ये हो गया पोटासियम नाइट्रेट, और ये हो गए क्या, सोडियम नाइट्रेट। अब देखिए यहां पर हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मान नहीं रख रहे हैं, सिर्फ एक हाइपोथेटिकल मान रख रहे हैं। जैसे मान लो इसका वैल्यू हो गया x1, इसका हो गया x2, इसका हो गया x3, इसका हो गया x4, ये हो गया x5 और ये हो गया x6। अब देखिए इस दोनों का अंतर इन्होंने ज्ञात किया, तो ये मान लो सपोज करो ये वैल्यू आ गया हमारा क्या, z। तो जब इस दोनों का भी अंतर ज्ञात किया गया तो इसका भी वैल्यू क्या आ गया, z, और इस दोनों का भी अंतर ज्ञात किया गया तो ये भी वैल्यू क्या हो गया, ये भी वैल्यू हमारा z आ गया। अब इससे क्या इन्फरेंस निकलता है, इससे हम लोग ये इन्फरेंस निकाल सकते हैं कि देखिए सोडियम और पोटासियम के सॉल्ट, इसका अगर एनायन सेम हो तो उस स्थिति में दोनों के मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का अंतर क्या हो रहा है, समान हो रहा है। यहां भी देखो दोनों क्लोरीन, इसके मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मान क्या होगा, ये कुछ अलग होगा। ब्रोमीन के मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मान अलग होगा, और नाइट्रेट के मोलर कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मान अलग होगा। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटासियम का अंतर इस केस में भी z था, इस केस में भी z था, और इस केस में भी z था। तो इसके आधार पर इन्होंने ये निष्कर्ष निकाल दिया कि ये कह सकते हो कि द डिफरेंस बिटवीन लैम्डा 0m, देखो यही इंडिकेट करेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लैम्डा 0m वैल्यू फॉर each pair of sodium and potassium salts having common anion
will be same। इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि द डिफरेंस बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एफ ईच पेयर ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आर हैविंग कॉमन एनायन। देखो इसमें भी कॉमन एनायन है, दोनों के केस में क्लोरीन है, इसमें क्या है ब्रोमीन है, इसमें नाइट्रेट है, तो हर स्थिति में इसका अंतर क्या हो गया, ये समान हो गया। अब दूसरा सेट इस तरह से तैयार किया गया कि देखिए इसमें एनायन सेम थे, केटायन क्या थे, अलग अलग थे। दूसरे सेट में किया गया क्या कि केटायन को सेम कर दिया गया। जैसे मान लो दोनों बार हमारा क्या हो गया, पोटेशियम हो गया, एक बार ये हो गया ब्रोमाइड और दूसरे बार हो गया क्या, क्लोराइड। फिर इसके बाद केटायन हमने मान लीजिए ये ले लिया सोडियम, ये होगा ब्रोमाइड, पोटेशियम, क्लोराइड, ये हो गया लिथियम ब्रोमाइड, ये होगा लिथियम मान लो आयोडाइड, ये हो गए पोटेशियम लिथियम ब्रोमाइड कर लो, इसको भी सेम कर लो, और ये हो गए क्लोराइड। अब देखिए हर केस में हमारा क्या है, हर केस में ये भी सोडियम केटायन समान करो, हर केस में केटायन समान है लेकिन एनायन जो होंगे ये अलग अलग है। तो अब यहां मान लीजिए अगर इसका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मान लो Y1 हो, इसका मान लीजिए Y2 है, इसका Y3, इसका Y4, इसका हो जाएगा मान लीजिए Y5 और इसका हो जाएगा क्या Y6। अब देखो इस सेट के लिए अगर अंतर मान लो ये अंतर अगर Z1 था तो इसका भी अंतर क्या हो गया Z1 और इसका भी अंतर क्या हो गया Z1, यानी प्रत्येक कंडीशन में अंतर हमारा क्या था, समान था। तो अब इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाल दिया कि अगर मान लो केटायन सेम हो और एनायन अलग अलग हो, केटायन सेम हो और एनायन अलग अलग हो, तो देखिए इसमें भी क्या है ब्रोमाइड और क्लोराइड एनायन है, इसमें भी ब्रोमाइड और क्लोराइड एनायन है, इसका कुछ ना कुछ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मान होगा, इसका भी जो होगा ये कुछ ना कुछ मान होगा। ठीक उसी तरह से इसके भी कुछ ना कुछ मान होंगे, इसके भी जो होंगे ये क्या होंगे, ये कुछ ना कुछ मान होंगे। तो उस स्थिति में इस मान का समान आना ये इंडिकेट कर देता है कि इसका काउंटर पार्ट चाहे कोई हो, केटायन के मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मान समान होगा। तो इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाल दिया कि द डिफरेंस in the lambda 0 m value of each pair of salt having same different anion but same cation। इन्होंने ये निष्कर्ष इससे निकाल दिया कि द डिफरेंस ऑफ लैम्डा 0 m वैल्यू ऑफ ईच पेयर ऑफ सॉल्ट, यानी प्रत्येक पेयर ऑफ सॉल्ट के लैम्डा 0 m या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मान क्या होगा, समान होगा। यदि इनके केटायन समान हो और एनायन भिन्न भिन्न हो, और इस तरह से इन्होंने फाइनली ये निष्कर्ष निकाल दिया कि प्रत्येक आयन में मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट है, मान लीजिए NaCl है, दूसरा ये हो गया क्या, मान लो NaBr है, और तीसरा सपोज करो ये हमारा क्या है, NaI है। तो अब NaCl का कुछ न कुछ लैम्डा 0 m का मान होगा, उसी तरह से कुछ न कुछ लैम्डा 0 m का मान सोडियम ब्रोमाइड के लिए होगा, और कुछ न कुछ लैम्डा 0 m का मान क्या होगा, सोडियम आयोडाइड के लिए
सोडियम, ये होगा लैम्डा 0m, ये मान लो Na+, यहां जो होगा इसका वैल्यू हो गया लैम्डा 0m फॉर Na+, और ये भी वैल्यू होंगे, ये क्या होंगे लैम्डा 0m फॉर Na+, ये तीनों के केस में क्या होंगे समान होंगे। अब ये इस चीज पर निर्भर नहीं करेगा कि इसका काउंटर पार्ट क्लोराइड है या ब्रोमाइड है या फिर आयोडाइड है। अगर मान लो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na+, अगर मान लीजिए इसमें x है तो इसमें भी x होगा और इसमें भी x होगा। अब ये इस चीज पर निर्भर नहीं करेगा कि इसका काउंटर पार्ट क्या है क्लोराइड है या इसका काउंटर पार्ट ब्रोमाइड है या फिर इसका काउंटर पार्ट आयोडाइड है। और इस आधार पर उन्होंने ये कहा कि द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन टुवर्ड्स द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। अब इसका जो मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मान होगा, इसी को इन्होंने नाम दे दिया क्या मोलर आयनिक कंडक्टिविटी कहा गया। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इस तरह से इन्होंने एक निष्कर्ष प्राप्त कर लिया कि ये निष्कर्ष इन्होंने ये प्राप्त किया कि अगर मान लो इलेक्ट्रोलाइट हमारा कोई हो, इसमें कोई कॉमन केटायंस हो सकते हैं या फिर कॉमन एनायंस हो सकते हैं, तो ये कॉमन केटायन या एनायन इसके मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मान ये क्या होंगे प्रत्येक उस इलेक्ट्रोलाइट में सेम होंगे। अब ये इस चीज पर निर्भर नहीं करेगा कि इसका काउंटर पार्ट क्या होता है, और ये जो केटायन या एनायन के वैल्यू होते हैं मोलर कंडक्टिविटी, इसको नाम देते हैं क्या मोलर आयनिक कंडक्टिविटी कहते हैं। तो मोलर आयनिक कंडक्टिविटी को हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन of an ion towards the total molar conductivity towards the total molar conductivity of electrolyte is called molar ionic conductivities, molar ionic कंडक्टिविटी। इसको हम लोग नाम देंगे क्या, इसको कहा जाता है मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। द इंडिविजुअल कंडक्टिविटी ऑफ एन आयन, आयन आइदर केटायन होगा या फिर एनायन होगा, इसके कंडक्टिविटी जो इलेक्ट्रोलाइट में के कंडक्टिविटी में इसका जो योगदान होगा उसको नाम दोगे क्या मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। जैसे मान लीजिए सपोज करो NaCl, इस NaCl में लैम्डा 0m, मान लीजिए NaCl का कुछ न कुछ मान होगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें लैम्डा 0m Na+ और ये हो जाएगा लैम्डा 0m Cl-, कुछ न कुछ इसके भी मान होंगे और कुछ न कुछ इसके भी मान होंगे। अब यही मान कहलाएगा क्या मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ सोडियम आयन, और ये कहलाएगा क्या मोलर
कंडक्टिविटी ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और यही कहलाता है हमारा क्या, कोहलार्स लॉ कहलाता है। और तो कोहलार्स लॉ का हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं, ये होता है कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज या कंडक्टिविटी, इसी को हम लोग नाम देंगे क्या, इसको ये भी कर सकते हो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट dilution is the sum of molar conductivity, sum of molar conductivity at infinite dilution of cation and molar conductivity of infinite dilution of anion, यानी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ cation और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनायन, इसका योग ये कितने के बराबर होगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बराबर होगा। और यही हमारा होता है क्या, कोहलार्स लॉ। देखो ये इंडिकेशन था लैम्डा 0m, ये था मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट हम ले रहे हैं, ये हो गया AXBY, तो इसका मान कितने के बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा क्या, x लैम्डा 0 a प्लस y लैम्डा 0 b माइनस x, इतने के बराबर होगा। अब देखिए यहां ये जो सॉल्ट हमने लिखा, ये क्या चीज था, इसको देखो हम यहीं पे इंडिकेट कर रहे हैं। मान लीजिए ये सॉल्ट है हमारा AXBY। अब देखो अगर तुम इसको आयनाइज करोगे तो A हो जाएगा क्या, केटायन, और B हो जाएगा एनायन। ये जो X होता है ये इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A को, और ये बताएगा किसका, B के वैलेंसी को बताएगा। उसी तरह से Y जो होगा ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B को बताएगा और A के वैलेंसी को बताएगा। केटायन पर चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है और एनायन पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। तो अब इसको आयनाइज करोगे तो ये होगा XA प्लस Y, ये हो गया A क्या मोल, और वैलेंसी हो गया क्या Y, प्लस ये होगा YB माइनस X, और इस तरह से ये हो गया हमारा क्या, केटायन, और ये हो गया हमारा क्या, एनायन। और X और Y ये किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं इसको, नंबर ऑफ मोल्स को। अब यहां देखो ये लैम्डा 0m ये इंडिकेट करेगा किसको, ये बताएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को इंडिकेट करेगा, या फिर ये कहोगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को इंडिकेट करेगा। अब देखिए ये हो गया लैम्डा 0a प्लस y, ये हो गया केटायन, ये इंडिकेट करेगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये बताएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन, या ये हो गया लैम्डा 0b माइनस x, ये हो जाएगा आपका, ये बताएगा लिमिटिंग
वैलेंसी क्या होगी, अलग अलग होगी, एनायन की वैलेंसी अलग अलग होगी। तो थोड़ा जो होगा इसको पहले नोट डाउन कर लो। अब इसके पूरे पार्ट को हम नहीं हटा रहे हैं, सिर्फ कुछ पार्ट को हम लोग हटा रहे हैं। अब देखिए, जैसे मान लो सपोज करो ये हो गया लैम्डा 0 NaCl, ये जो हमारा सॉल्ट है इसमें केटायन और एनायन दोनों की वैलेंसी क्या है, 1 है। तो अब x और y ये इंडिकेट करता है किसको, x एंड y ये इंडिकेट करेगा, यहां लिख लो वैलेंसी ऑफ केटायन एंड एनायन। अब देखिए NaCl में केटायन और एनायन दोनों की वैलेंसी क्या थी, समान था। तो ये बराबर होगा लैम्डा 0 Na प्लस लैम्डा 0 Cl माइनस। अब मान लो हम दूसरे कैटेगरी का सॉल्ट ले लेते हैं, मान लीजिए ये ले लेते हैं BaCl2। अब देखिए केटायन का वैलेंसी क्या था, केटायन का वैलेंसी हो गया 1 और एनायन का वैलेंसी हो गया क्या, 2, यानी x का मान हो गया 1 और y का मान हो गया कितना, ये हो गया 2। तो ये हो जाएगा आपका देखिए लैम्डा 0 Ba2 प्लस 2 लैम्डा 0 ये हो जाएगा Cl माइनस। अगर मान लो यहां ये होता है लैम्डा 0 Al2 SO4 होल 3। अब यहां देखिए x का मान हो गया कितना 2, y का मान हो गया 3, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा 0 Al3 प्लस 3 लैम्डा 0 SO4 2 माइनस। इस तरह से हम लोग इसका यूज करेंगे। यहां एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा, यहां हमने जहां पर मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़े थे, वहां पर एक रिलेशन ये था कि मोलर कंडक्टिविटी, ये था मोलर कंडक्टिविटी, ये था आपका मोलर कंडक्टिविटी बराबर ये था आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू वैलेंसी। अब अगर मान लो इसके केस में आओ तो ये 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स, और इसकी वैलेंसी क्या हो गई, ये हो गया 3+। तो अगर केटायन या एनायन का वैलेंसी हमको ज्ञात हो तो हम मोलर कंडक्टिविटी को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी हमने ये कहा था कि हम जब मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो कोहलार्स लॉ का स्टेटमेंट अगर मोलर कंडक्टिविटी के रूप में है तो कोहलार्स लॉ का स्टेटमेंट जो होगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के रूप में भी हो सकता है। तो ये कह सकते हो कि इन केस ऑफ इक्विवेलेंट, या इन केस नहीं करो, इन टर्म्स ऑफ करो, in terms of equivalent conductivity, यहां भी वही चीज होगा कि the equivalent conductivity of an electrolyte at infinite dilution is the sum of the value depending upon two terms cation and anion। ठीक ये होगा कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये केटायन के इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और एनायन के इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दोनों के योग के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट होगा किसके, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टर्म में। तो ये यूज कर सकते हो या ये कह सकते हो कि द इक्विवेलेंट conductivity, the equivalent conductivity at infinite dilution
finite dilution is the sum of two values, one depending upon cation and other depending upon anion। एक केटायन और एनायन दोनों के इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन का योग ये किसके बराबर हो जाएगा? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ सॉल्ट कहो, इलेक्ट्रोलाइट कहो, इसके बराबर हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है, यानी इसका यूज कहां करते हैं। तो देखो यहां जो भी बात हुआ, सारे बात क्या हुए, चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो या मोलर कंडक्टिविटी हो, सबका मान हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? इनफाइनाइट डायल्यूशन पर ज्ञात कर रहे हैं। हमने पहले के वीडियो में भी जो होगा ये देखा था, डिवाई-हटल-ऑन-सागर इक्वेशन में अंडर रूट कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी एट एनी डायल्यूशन, इसके बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट किए थे तो एक्सपेरिमेंटली कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते थे उनके हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन पर उसका मान ज्ञात कर लेते थे। तो जब हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन पर मान ज्ञात कर ही लेते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो फिर कोलार्स लॉ की आवश्यकता क्या होगी? तो इस तरह से इसका उपयोग हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसके मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन के डिटरमिनेशन में नहीं करते हैं। तो सबसे पहला इसका एप्लीकेशन होगा और ये हो जाएगा डिटरमिनेशन ऑफ लैम्डा 0m, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये हम लोग जो होगा ये देखे थे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लैम्डा 0m या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन का मान एक्सपेरिमेंटली हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसके सहायता से हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन का मान हम ज्ञात कर लेंगे। अब ये नियम मेन क्या कर रहा है कि सॉल्ट में अगर मान लो अलग-अलग सॉल्ट है, केटायन अगर हमारा समान है, तो उस स्थिति में केटायन और एनायन के मोलर कंडक्टिविटीज का मान इसके काउंटर पार्ट पर निर्भर नहीं करता। तो अब देखो हम किस तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डायल्यूशन का मान ज्ञात करते हैं। एग्जांपल ले रहे हैं लैम्डा 0m फॉर एसिटिक एसिड। देखिए एसिटिक एसिड के मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन का मान हम ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो लैम्डा 0m ये हो गया एसिटिक एसिड, ये बराबर हो जाएगा किसके? ये होगा लैम्डा 0m CH3COO माइनस प्लस लैम्डा 0m H प्लस। ये होगा हमारा किसके सहायता से? ये हो जाएगा आपका कोलार्स लॉ के सहायता से। अब ये है कि देखिए एसिटिक एसिड हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसका हम लोग आयोनाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन एसिटिक एसिड इसके जो आयन्स हो गए, चाहे एसिटेट आयन हो गया या हाइड्रोजन आयन, ये अगर कंपाउंड के फॉर्मेशन करते हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बार कंपाउंड हमारा क्या होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। एसिटेट आयन के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी संभव है, जैसे मान लो सोडियम एसिटेट हो गया। H+ इसका भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट संभव है, जैसे मान लो HCl हो गया, H2SO4 हो गया या फिर HNO3 हो गया। तो इसके डिटरमिनेशन के लिए हम लोग ये करते हैं कि 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। जैसे मान लो एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेने का तरीका ये होगा कि देखो एक
वैसा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिसमें एसीटेट केटायन हो। तो अब ये मान लीजिए ये हो गया लैम्डा 0, ये हो गया सोडियम एसीटेट, ये हमारा होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हो गया लैम्डा 0m CH3COO माइनस प्लस लैम्डा 0m Na प्लस, मान लीजिए वैल्यू हो गया x, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। दूसरा सॉल्ट ये लेंगे जिसमें ये केटायन जो होगा, केटायन का हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा 0, इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, H प्लस का स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हो गया HCl, ये होगा लैम्डा 0H प्लस प्लस लैम्डा 0, ये हो गया Cl माइनस। मान लो इसका वैल्यू y हो, ये हो गया इक्वेशन 2। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसके मान हम क्या कर सकते हैं, आसानी से होगा ये याद कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। अब तीसरा जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये दोनों मिला दोगे तो क्या होगा एसिटिक एसिड। अब इसका केटायन और इसका एनायन मिला दो, जो इलेक्ट्रोलाइट बना, ये बन गया आपका NaCl। तो ये होगा लैम्डा 0 Na प्लस प्लस लैम्डा 0 Cl माइनस, ये मान लो ये हो गया Z, इसको मान लो इक्वेशन 3। अब यहां एक चीज था कि एसीटेट आयन के मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मान ये इस चीज पे निर्भर नहीं करेगा कि इसके साथ काउंटर पार्ट क्या है, H+ है। अगर इसके साथ काउंटर पार्ट हमारा Na+ होगा तो भी एसीटेट आयन का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मान जितना एसिटिक एसिड में होगा उतना ही क्या होगा, सोडियम एसीटेट में भी होगा। यही हमारा क्या था, कोहलार्स का स्टेटमेंट था या कोहलार्स का निष्कर्ष था। अब ये कहते हैं कि ये करते हैं एडिंग इक्वेशन 1 and 2 and subtracting इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देते हैं और 3 को घटा देते हैं। तो ये हो गया लैम्डा 0m एसीटेट आयन प्लस लैम्डा 0m Na प्लस प्लस लैम्डा 0 लैम्डा 0 m, ये हो जाएगा क्या था Na प्लस लैम्डा 0, ये m यहां से हट जाएगा, लैम्डा 0 एसीटेट आयन, ये होगा लैम्डा 0, ये हो जाएंगे H प्लस प्लस लैम्डा 0 Cl माइनस। अब घटा दो, ये हो जाएगा आपका लैम्डा 0 Na प्लस माइनस लैम्डा 0 Cl माइनस। देखो m इंडिकेट करता है किसको, ये हमारा था मोलर कंसंट्रेशन, इसके लिए हम m यूज करते थे, लैम्डा के लिए m यूज नहीं करते हैं। अब ये देखिए ये कैंसिल हो गया, ये बराबर था क्या x प्लस y माइनस z, ये हो गया लैम्डा 0 CH3COO माइनस प्लस लैम्डा 0H प्लस, ये हो गया x प्लस y माइनस z, और ये दोनों को मिला दोगे तो ये हो जाएगा आपका इससे लैम्डा 0m, ये हो गया CH3COOH एसिटिक एसिड x प्लस y माइनस z। x और y का मान और z, इस तीनों का मान नोन होगा तो x और y के मान को ऐड कर देते हैं और z के मान को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और ये आ जाएगा हमारा क्या, ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड के मान को बतला देगा। इस तरह से हम लोग कोहलार्स लॉ के सहायता से वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस पर एक क्वेश्चन देख ले रहे हैं, लैम्डा 0m
ये सोडियम क्लोराइड, HCl और एसिटिक एसिड का मान दिया हुआ है और ये कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड ज्ञात कीजिए। अभी हमने इसमें ये देखा था कि देखो लैम्डा 0m एसिटिक एसिड CH3COOH ये बराबर होगा लैम्डा 0 एसीटेट आयन प्लस लैम्डा 0H प्लस। अब ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये देखो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl ये बराबर किसके होगा, ये होगा लैम्डा 0 Na प्लस प्लस लैम्डा 0 Cl माइनस। अब देखिए इसका मान कितना दिया था, ये दिया है 126.4 S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसको मान लो ये हमारा हो गया क्या, इक्वेशन 1। दूसरा दिया है देखो लैम्डा 0m ये हमारा क्या हो गया, HCl। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, लैम्डा 0H प्लस प्लस लैम्डा 0 Cl माइनस। ये दिया हुआ है आपका 425.9, इसको मान लीजिए ये हो गया इक्वेशन 2। और तीसरा दिया हुआ है लैम्डा 0m एसिटिक सोडियम एसीटेट ये बराबर होगा लैम्डा 0 एसीटेट आयन प्लस लैम्डा 0 Na प्लस और इसका मान आपको दिया है 91.0 S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब हम लोग करते हैं क्या, इक्वेशन 2 और 3 को जोड़ देते हैं और इक्वेशन 1 को घटा देते हैं। तो ये हो गया एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 एंड subtracting इक्वेशन 1। अब ये हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको लैम्डा 0H प्लस प्लस लैम्डा 0 Cl माइनस प्लस लैम्डा 0 एसीटेट आयन प्लस लैम्डा 0 Na प्लस माइनस लैम्डा 0 Na प्लस माइनस लैम्डा 0 Cl माइनस। अब देखिए वैल्यू भी घटेंगे, ये हो गया इक्वेशन 2 का 425.9, 3 का हो गया कितना 91.0। अब इसमें घटा दो 126.4, ये देखिए ये कैंसिल हो गया, नेट आ जाएगा आपका लैम्डा 0H प्लस प्लस लैम्डा 0 CH3COO माइनस। इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करोगे तो आएगा आपका कितना 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और ये मिलकर हो जाएगा लैम्डा 0m एसिटिक एसिड ये बराबर हो गया कितना 390.5 S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और इस तरह से हम लोग कोहलर्स लॉ के सहायता से वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो दूसरा एप्लीकेशन इसका क्या हो जाएगा, इसका हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये भी वैल्यू हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, इसको हम अल्फा से इंडिकेट करते हैं। अब देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग किस तरह से काउंट करेंगे, हमने ये देखा था कि कंडक्टिविटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं क्या, आयंस, नंबर ऑफ आयंस रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और कोई भी इलेक्ट्रोलाइट प्रत्येक कंसंट्रेशन पर ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते और इन्हीं नंबर ऑफ आयंस
इस पर आधारित क्या होता है, कंडक्टिविटीज के मान होते हैं, चाहे वो मोलर कंडक्टिविटी हो चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो, इसके मान निर्भर करेंगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बराबर क्या होगा कि ये होगा कि नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट एट एनी कंसंट्रेशन बटा नंबर ऑफ आयंस या बटा टोटल नंबर ऑफ आयंस, दोनों का रेशियो ये बता देगा हमको क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बताएगा। तो अल्फा ये हो जाएगा, ये बताएगा क्या, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन गिवन कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन दिया गया है उस पर नंबर ऑफ आयंस, और इसको डिवाइड कर दोगे किससे, ये डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ आयंस से डिवाइड कर देंगे, ये अल्फा का मान दे देगा। हमने ये भी चीज देखा था कि यही नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करता है क्या, मोलर कंडक्टिविटी का मान निर्भर करता है। तो मोलर कंडक्टिविटी जो थे इसको हम लोग एक होता था, ये होगा लैम्डा mc, ये बराबर इंडिकेट करता था क्या कि मोलर वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट दिस कंसंट्रेशन या C कंसंट्रेशन पर। तो मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C ये किस चीज पर निर्भर करेगा कि C सांद्रण पर आयनों की संख्या कितनी होगी, और टोटल नंबर ऑफ आयंस कब होगा, जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट पूर्ण रूप से कंप्लीट आयोनाइज हो जाते हैं। तो जब ये कंप्लीट आयोनाइज हो जाएंगे उस समय जो मोलर कंडक्टिविटी के मान होते हैं उसको नाम देते हो क्या, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये होगा लैम्डा 0m। तो इसका जो मान होता है इसके मान के रेशियो या अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। अब देखिए हमने लैम्डा cm, ठीक, लैम्डा cm इसका मान हम लोग ज्ञात करते हैं किससे, ये ज्ञात करते हैं कंडक्टिविटी मेजरमेंट, कंडक्टिविटी मेजरमेंट मेथड से ज्ञात करते हैं, जिसमें याद करो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के सहायता से ये वैल्यू हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मान ज्ञात किए थे और उसको हमने चेंज किया था किसमें, मोलर कंडक्टिविटी में। तो इसको हम लोग कंडक्टिविटी मेजरमेंट मेथड से ज्ञात करते हैं। और दूसरा ये होता है लैम्डा 0m, इसका मान हम किस चीज से ज्ञात करते हैं, ये ज्ञात करते हैं कोहलार्स लॉ के सहायता से ज्ञात करते हैं। और इस तरह से हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी इसके सहायता से क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा इसका एप्लीकेशन होगा जिसको हम लोग नाम देते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा ये वैल्यू ज्ञात करेंगे या तीसरा इसका एप्लीकेशन होगा जिसको नाम देते हो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान भी हम लोग इससे ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो ये किस तरह से ज्ञात करेंगे। हमने देखा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है। तो जब वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा तो ये आसानी से इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पर अगर लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल कर देते हैं तो इसको नाम देते हो क्या, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहते हैं, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन कंप्लीट होगा नहीं, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे और इक्विलिब्रियम में हम लॉ ऑफ मास एक्शन लागू कर सकते हैं और इसी को नाम देते हो क्या, ये कहलाता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ
कहलाएगा। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है, ये क्या होता है कि इफ लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन applicable on weak electrolyte, on weak electrolyte, इसको नाम देते हैं क्या, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब देखो जरा इसको एप्लीकेबल कर देते हैं। देखिए ये हमारा एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये जो होंगे ये आयोनाइज होंगे एसीटेट आयन प्लस H प्लस। चूंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए इसका आयोनाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो जब इसका आयोनाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा तो ये आसानी से इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। अब मान लीजिए इनिशियल इसका 1 मोल है, ये हो गया 0, ये हो गया 0। अब जब इक्विलिब्रियम में आएगा तो अब मान लो इसका इक्विलिब्रियम में अल्फा मोल ये क्या होता है, ये डिसोसिएट करता है। तो एसिटिक एसिड होगा 1 माइनस अल्फा, एसीटेट आयन होगा अल्फा और H प्लस होगा, ये भी हमारा क्या होगा, अल्फा। अगर मान लीजिए कंसंट्रेशन इसका C हो तो इसका कंसंट्रेशन होगा C1 माइनस अल्फा, ये हो जाएंगे C अल्फा और ये भी हो जाएगा हमारा क्या, C अल्फा। अब इस पर लागू कर दो लॉ ऑफ मास एक्शन, ये हो जाएंगे अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, ये हो जाएगा K बराबर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन इंटू H प्लस अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। वैल्यू रख दो, ये देखो C अल्फा, ये भी होगा C अल्फा, ये होगा C1 माइनस अल्फा और K बराबर हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, जहां K इंडिकेट करता है किसको, ये इंडिकेट करेगा किसको, डिसोसिएशन कांस्टेंट को इंडिकेट करेगा। अब इस अल्फा का मान, यही अल्फा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, इस अल्फा का मान हम कैलकुलेट कर लेते थे किससे, ये कोहलर्स लॉ के सहायता से ज्ञात कर सकते थे। कंसंट्रेशन हमारा नोन होगा तो इस सूत्र के सहायता से डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान हम क्या करेंगे, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि चूंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो ये होता है कि वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी स्मॉल विथ कंपेयर टू 1। वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन काफी कम होता है, डिसोसिएशन काफी कम होता है, तो अल्फा का मान 1 के सापेक्ष काफी कम होता है और इसलिए 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1। एप्लीकेबल कब होगा, एप्लीकेबल होगा व्हेन अल्फा इज आइदर इक्वल और लेस देन 5%। अगर मान लीजिए अल्फा का मान या तो 5% के बराबर हो या इससे कम हो तो अल्फा को हम नेग्लेक्ट मान लेते हैं और उस समय के बराबर हो जाएगा क्या, C अल्फा स्क्वायर। अगर 5% से अधिक होता है तो फिर हम अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते और उस स्थिति में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान हम इस प्रोसेस से ज्ञात करेंगे, अदरवाइज जो होगा ये हम इस प्रोसेस से ज्ञात करेंगे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं और इसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट और अल्फा का मान किस तरह से ज्ञात करते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन के सहायता से ये देखते हैं कि इसके वैल्यू को हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन आपका ये है,
क्वेश्चन ये है कि कंडक्टिविटी ऑफ ये कर लो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 m एसिटिक एसिड solution is 4.95 into 10 to the power minus 5 s centimeter square mole inverse. Calculate dissociation constant if molar concentration of acetic acid at infinite dilution, ये हो जाए 350.9, ये हो जाए s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये कहता है कि कोई एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन दिया है 0.01025 m और इसके मोलर कंडक्टिविटी का मान दिया है 4.95 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। इस कंसंट्रेशन पर यह दे रहा है, इसका मान यह भी दे रहा है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर 350.9। आपको यह बताना है कि इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट या के का मान क्या होगा। डिसोसिएशन नहीं, ये मोलर हटा दो, क्योंकि जब मोलर कंडक्टिविटी दिया है तो ये हो जाएगा s सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो जाएगा कि द कंडक्टिविटी, अब देखिए ये हमारे पास था मोलर कंडक्टिविटी, ये बराबर होगा किसके, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बटा मोलारिटी इंटू 1000। तो इस कंसंट्रेशन पर हम लोग मोलर कंडक्टिविटी का मान निकालते हैं। आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हो गया 4.95 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। 1000 को हम लिख रहे हैं किससे, 10 टू द पावर 3 से, डिवाइड होगा 0.001028। ये हो गया क्या आपका, ये हो गया मोलारिटी। ये हो जाएगा आपका 48.15 यूनिट होगा s सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मोल इनवर्स, यानी इस सांद्रण पर मोलर कंडक्टिविटी का मान ये हो गया। अब इसके बाद देखो इस कंसंट्रेशन पे भी मिल गया, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मान मालूम है, अल्फा का मान मालूम कर लो। अल्फा बराबर ये था क्या, ये लैम्डा cm बटा लैम्डा 0m। ये वैल्यू हमने निकाला है 48.15 डिवाइडेड बाई 390.5, ये आ जाएगा आपका 0.1233। अब देखिए ये कहे थे परसेंटेज निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी अल्फा का मान 12% है। तो जब परसेंट 5 से अधिक होता है तो फिर हम ये वैल्यू यूज करेंगे कि k बराबर c अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। वैल्यू रखिए, k बराबर c क्या हो गया 0.001028 इंटू अल्फा का मान हो गया 0.1233, इसका क्या हो गया स्क्वायर, ये होगा 1 माइनस अल्फा हो गया 0.1233। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका k इक्वल टू 1.78 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5
मोल इनवर्स, और ये हो जाएगा एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान। और इस तरह से हम लोग अल्फा का भी मान कैलकुलेट कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मान, या फिर जो होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान भी हम लोग कोहलर्स लॉ के सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट होगा कैलकुलेशन ऑफ, नेक्स्ट होगा फोर्थ, ये भी हो जाएगा कि कैलकुलेशन ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ एस्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। देखो, एस्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉलिबिलिटी भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब एक टर्म आ रहा है कि एस्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो एस्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट किसको कहते हैं? जैसे मान लो ये होगा कि सच सॉल्ट विच dissolves in very less amount, जो काफी कम मात्रा में घुलनशील होंगे, उसको नाम देते हैं क्या? एस्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। जैसे मान लो सिल्वर क्लोराइड, देखिए इसका प्रेसिपिटेट भी होता है, ये होता है मान लो BaSO4 बेरियम सल्फेट। ये अत्यधिक या ये कहिए कि अल्प मात्रा में घुलनशील होता है और कोई विशेष इसके सॉल्युबिलिटी में इफेक्ट भी नहीं होता। तो जब ये एस्पेरिंगली सॉल्युबल होंगे, उस समय इसके जो सॉल्यूशन होते हैं, ये जो सॉल्यूशन होगा, या ये कहो कि सॉल्यूशन ऑफ एस्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ये जो होंगे इसको कंसीडर करेंगे किस स्थिति में? सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस स्थिति में जो सॉल्ट होते हैं, इसके जो कंडक्टिविटी होंगे, इसको नाम देंगे क्या? कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये जो होंगे, चूंकि इसकी सॉल्युबिलिटी काफी कम होती है, तो काफी कम होगा, तो जब ये सॉल्युबल होंगे तो यह जो कंडक्टिविटी का मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बराबर होगा। और ये जो सॉल्यूशन ऑफ एस्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, ये कंसीडर किए जाते हैं किस तरह से? ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन के तरह कंसीडर किए जाएंगे। और जब ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन के तरह कंसीडर किए जाएंगे, तो इस सेचुरेटेड सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट होंगे, ये क्या होता है? ये कहलाएगा कि क्या? सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट कहलाएगा। इसको एक बार फिर देखिए, ये कंफ्यूज करेगा कि एस्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कहेंगे कि वैसे सॉल्ट को जो अल्प मात्रा में घुलनशील होंगे, यानी काफी कम घुलनशील होंगे, उसको नाम दोगे एस्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। और जब ये एस्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है, चूंकि इसमें अल्प मात्रा में घुलनशील होंगे, तो इसके कंडक्टिविटी को हम लोग मानेंगे क्या? कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और ये जो सॉल्यूशन होता है, ये हमारा कंसीडर होगा क्या? सेचुरेटेड सॉल्यूशन के तरह। और सेचुरेटेड सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होते हैं, यही कहलाता है हमारा क्या? सॉलिबिलिटी कहलाता है। तो अब देखो, लैम्डा 0m ये बराबर किसके बराबर होता था? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 बटा ये हो गया क्या? मोलारिटी। और इसके केस में मोलारिटी जो होंगे, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे किससे? ये सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे किससे? ये सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे सॉलिबिलिटी से। तो ये होगा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000
बटा ये हो जाएगा क्या आपका सॉल्युबिलिटी। और इस तरह से हम लोग कोहलर्स लॉ के सहायता से स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसी को अगर मान लो थोड़ा आगे बढ़ा लो तो ये कह सकते हो कि सॉल्युबिलिटी इज रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एज। देखिए ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ये आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अलग से इसके वीडियो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ पर आपको प्राप्त होगा। यहाँ हम सिर्फ एक रिलेशन यूज कर ले रहे हैं और ये होता है कि अगर मान लीजिए सॉल्ट हमारा AXBY है, ठीक, तो ये हो जाएगा KSP, ये बताता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को, ये होगा AXBY, ये बराबर किसके हो जाता है, ये बराबर होगा XSY इंटू YSX, ये इसके बराबर होगा। जहां KSP ये बराबर होता है किसके, ये बताएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को बताएगा, और X एंड Y ये बताएगा किसको, ये बताएगा वैलेंसी ऑफ केटायन एंड एनायन को बताएगा। और इस तरह से हम लोग जब सॉल्युबिलिटी और S जो होगा ये बताएगा किसको, ये बताएगा आपको सॉल्युबिलिटी को बताएगा। तो इस तरह से अगर आपको सॉल्युबिलिटी ज्ञात हो तो आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कोई कॉमन सॉल्ट है। अब मान लीजिए हमको निकालना है KSPAgCl, ठीक, तो देखो Ag का भी बैलेंसी 1 होगा, Cl का भी बैलेंसी 1 होगा, तो उस स्थिति में X और Y दोनों का मान क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो अगर AgCl के लिए ये होगा KSP बराबर होगा S इंटू S, और KSP बराबर हो जाएगा किसके, S स्क्वायर के। यानी वैसे केटायन और एनायन जिसमें केटायन और एनायन दोनों की वैलेंसी 1 होगी तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन होगा। अब अगर मान लीजिए हमको सॉल्युबिलिटी का मान नोन हो तो हम आसानी से KSP का मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, अगर मान लो यही यूज कर देते हैं कि यहाँ पर जो होगा यूज कर लो, ये मान लो ये सॉल्ट है Ag2CrO4। अब ये आयनाइज करेगा तो ये देखो ये बनेगा 2Ag प्लस CrO4 2-। अब देखिए यहाँ X का मान हो गया कितना 2, Y का मान हो गया कितना 1, तो इसके केस में KSP कितना हो जाएगा, ये होगा 2S इंटू S स्क्वायर, और ये हो जाएगा KSP बराबर होगा, ये हो जाएगा 2S टू द पावर 3, ये होगा 2S स्क्वायर इंटू S, ये हो जाएगा आपका क्या 4S क्यूब, ये हो जाएगा आपका KSP और S में रिलेशन। देखो X का मान हो गया तो 2X टू द पावर 1, तो ये हो जाएगा क्या 2S, और ये हो जाएगा क्या तुम्हारा S, तो ये हो जाएगा नहीं, ये हो जाएगा आपका 2X का मान यहाँ हम रख रहे थे 1, तो ये हो गया 2S इंटू S स्क्वायर, ये होगा 2S टू द पावर 3, ये रिलेशन हो जाएगा KSP और S में। अगर केटायन और एनायन, ये 2 केटायन और 1 एनायन दे, या 1 केटायन और 2 एनायन दे, इस तरह से हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी का मान हम ज्ञात कर लेंगे किससे, कोहलर्स लॉ से, और इसके सहायता से हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब तीसरा, अब एक है 5वां कि इससे हम लोग ट्रांसपोर्ट नंबर भी ज्ञात कर सकते हैं।
इससे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं क्या, फिफ्थ ये होगा ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन। अब देखो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, तो देखिए कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या, केटायन और एनायन। तो केटायन और एनायन कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो कुछ इलेक्ट्रिक करंट का कैरी केटायन करेंगे और कुछ एनायन करेंगे। तो जितना जो फ्रैक्शन इलेक्ट्रिक करंट का केटायन के द्वारा कैरी आउट किया जाएगा उसको नाम दोगे क्या, ये कहेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन, और जो एनायन के द्वारा कैरी आउट किया जाएगा उसको नाम दोगे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। तो ट्रांसपोर्ट नंबर इसको हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं या ये कह सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरिड बाय आयन is called ट्रांसपोर्ट नंबर। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब टोटल को कंसीडर करेंगे कितना, एक में, तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन कितने के बराबर हो जाएगा, ये होगा ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन को हम C से इंडिकेट कर रहे हैं, C से इंडिकेट कर दो, तो ये बराबर होगा कि फ्रैक्शन ऑफ, या ये कहो कि ट्रांसपोर्ट, ये होगा करंट कैरिड बाय केटायन, और डिवाइड कर दो किससे, टोटल करंट से, तो ये हो जाएगा ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन। दूसरा ये हो जाएगा, अगर आप ये जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन ये बराबर हो जाएगा किसके, करंट कैरिड बाय एनायन अपॉन, ये हो जाएगा टोटल करंट। ठीक है, अब ये होता है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन, तो ये होगा ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन करंट कैरिड बाय केटायन। तो जो केटायन का स्पीड होगा उसको कहेंगे क्या, स्पीड को कहोगे क्या, एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी ऑफ केटायन, ये होगा यूसी प्लस यूए, ये हो जाएगा यूसी बराबर, ये इंडिकेट करता है किसको, एब्सोल्यूट आयोनिक मोबिलिटी ऑफ केटायन, और यूए ये बताएगा आपको एब्सोल्यूट आयोनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन को बतलाएगा। उसी तरह से ये देखो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन ये बराबर होगा यूए बटा यूसी प्लस यूए। अब ये किस तरह से कोहलर्स लॉ से हमको ज्ञात होगा, तो ये जो टर्म यूज कर रहे हैं एब्सोल्यूट आयोनिक मोबिलिटी, एब्सोल्यूट आयोनिक मोबिलिटी कहते हो किसको, ये कहा जाता है कि द स्पीड ऑफ आयन इन सेंटीमीटर पर सेकेंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अंडर पोटेंशियल ग्रेडियंट, अंडर पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये कहता है कि स्पीड ऑफ केटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन सेंटीमीटर पर सेकेंड यदि पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो 1 वोल्ट पर सीएम हो, तो स्पीड ऑफ केटायन कितने के बराबर होगा, या ये कह सकते हो कि ये हो जाएगा, इस तरह से लिखो
आयोनिक मोबिलिटी ऑफ आयन, ये बराबर किसके होगा? ये बराबर होगा आपका स्पीड ऑफ आयन बटा स्पीड ऑफ आयन क्या लेंगे? सेंटीमीटर पर सेकेंड अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये हो जाएगा आपका वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो इसका यूनिट हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स, और ये हो जाएंगे सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब ये पाया गया कि एब्सोल्यूट मोबिलिटी ऑफ आयन जो होते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टेंस के। यानी इट वाज फाउंड दैट, ये हो जाएगा आपका यू ए, ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगा किसके? ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगा लैम्डा ए के, और यू बी यू सी ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगा लैम्डा सी के। यानी एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी ऑफ केटायन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टेंस के या मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ केटायन के। अब इस प्रोपोर्शनेट को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो यू ए बराबर होगा के लैम्डा ए, और ये हो जाएगा यू सी बराबर हो जाएगा के लैम्डा सी के, और वैल्यू ऑफ के ये बराबर होता है किसके? 1 फराडे या 96,500 कूलाम के। तो यू ए बराबर हो जाएगा आपका लैम्डा ए, ये हो जाएगा यू ए, या ये कहो इस तरह से लैम्डा ए बराबर हो जाएगा यू ए बटा 95600, और ये होगा लैम्डा बी बराबर सी, केटायन के लिए ये होगा यू सी अपॉन 96500। तो अगर मान लीजिए हमको लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन और केटायन इसका मान मालूम हो तो हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं? एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी ऑफ केटायन और एनायन ज्ञात कर सकते हैं। और जब हमको एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी ऑफ केटायन और एनायन प्राप्त होंगे तो हम ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन और एनायन बतला सकते हैं। ये एप्लीकेशन होंगे किसके? ये एप्लीकेशन हो जाएगा तुम्हारा कोहलार्स लॉ का। इससे हम लोग इतना जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।